हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम जेबी गुप्ता से रिलेटेड 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे जो कि ट्रांसफार्मर सेक्शन से होंगे। ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट एग्जाम जैसे कि एसएससी एई, एसएससी जेई, गेट, ईएससी और पीएसयूज के एग्ज़ाम जैसे बार के एग्ज़ाम, ये सारे एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, two single phase 100 kVA transformer each having different leakage impedances are connected in parallel where a load of 150 kVA at 0.8 power factor lagging is applied। तो उसे केस में क्या होगा? तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि जब लीकेज इम्पेडेंस इक्वल नहीं है, जैसे कि ये पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जब पैरेलल ऑपरेशन में होते हैं ट्रांसफार्मर तो उनके अगर लीकेज इम्पेडेंस, वो जो लीकेज इम्पेडेंस अगर इक्वल नहीं है तो मान लीजिए सपोज कीजिए कि पहला जो ट्रांसफार्मर उसका लीकेज इम्पेडेंस जेड है, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे। पहला उसका लीकेज रेजिस्टेंस प्लस लीकेज रिएक्टेंस। दूसरा ट्रांसफार्मर जेड बी है, उसका लीकेज रेजिस्टेंस आर बी प्लस लीकेज रिएक्टेंस एक्स बी है। तो अगर ये Z और ZB दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है क्या कि ये दोनों क्वांटिटीज भी इक्वल नहीं होंगे। तो इसका मतलब है क्या कि अगर किसी ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर निकाला जाए, अगर एक टिपिकल ट्रांसफार्मर को लिया जाए, सपोज कीजिए एक ट्रांसफार्मर है जिसका हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये लीकेज रेजिस्टेंस है और लीकेज इम्पिडेंस है और ये लोड कनेक्टेड है। सपोज कीजिए हम लोग यहाँ से ईएमएफ वोल्टेज दे रहे हैं, तो इसका मतलब है उसका जो पावर फैक्टर होगा कॉस फाई, उसको हम लोग क्या लिखेंगे? उसका पावर फैक्टर कॉस फाई हो जाएगा आपका आर डिवाइडेड बाय जेड। ये इसका पावर फैक्टर हो जाएगा। पावर फैक्टर एंगल हम लोग इसमें इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये फाई पावर फैक्टर एंगल है तो ये अगर आर है, ये अगर एक्स है तो ये हो जाएगा जेड। तो पावर फैक्टर एंगल जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाय आर। अब देखिए, अगर दो ट्रांसफार्मर है उसके एक्स बाय आर रेशियो इक्वल नहीं है, जैसे हमने देखा कि इम्पीडेंस इक्वल नहीं है, तो पहले केस में पावर फैक्टर एंगल एक्स ए बाय आर ए होगा, दूसरे केस में पावर फैक्टर एंगल एक्स बी बाय आर बी है। सिंस ये दोनों क्वांटिटी इक्वल नहीं है तो पहला ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर एंगल वो जो दूसरे ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर एंगल है इसको इक्वल में नहीं होगा। अब जब वो इक्वल नहीं होगा इसका मतलब है क्या कि दोनों के पावर फैक्टर इक्वल नहीं होंगे। तो एक ट्रांसफार्मर जो होगा वो 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग से ज़्यादा होगा और एक 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग से कम होगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि एक्स बाय आर रेशियो इक्वल नहीं है। तो पैरेलल ये जो कंडीशन है वो पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर का डिजायरेबल कंडीशन है कि एक्स बाय आर रेशियो सेम होना चाहिए, तब दोनों का पैरेलल ऑपरेशन अच्छे कंडीशन में हो पाता है। तो ये एक डिजायरेबल कंडीशन है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ए एंड बी आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ए एंड बी आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। ऑब्जर्विंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ पैरेलल ऑपरेशन एक्सेप्ट दैट the induced voltage EA is slightly greater than EB. ZEA and ZEB being equivalent impedances of A and B. ZEA यहाँ पर है, ZEB इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है, जैसा हमने पहले क्वेश्चन में देखा था। बोथ रिफर टू द सेकेंडरी साइड में रिफर करके किया गया है। तो उसी केस में क्या होगा, आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। Under this operating condition, with the primary bus bar being energized, the circulating current will flow। अब सर्कुलेटरी करंट इसमें कैसे फ्लो करेगा, तो इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन कैसे था, यहाँ पर एक बस दिया गया था, ठीक है। इस बस में इसका प्राइमरी कनेक्टेड था, इस पॉइंट से यहाँ भी कनेक्टेड था, ठीक है। और यहाँ पर हमारा सेकेंडरी कनेक्टेड था, एक और बस था, ये यहाँ पर हमारा सेकेंडरी है, इसका इम्पीडेंस है।
यहाँ कनेक्टेड था और ये हमारा लोड था, लोड बस था। ये हमारा ट्रांसफार्मर ए है और ये हमारा ट्रांसफार्मर बी है। तो इसी केस में सर्कुलेटरी करंट कैसे फ्लो करेगा दोस्तों? सर्कुलेटरी करंट इस तरह से फ्लो करेगा, उसका जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह से होगा। एक सर्कुलेटरी पाथ बनाएगा, देखिए आप इसमें क्लोजली ऑब्जर्व कीजिएगा, एक सर्कुलेटरी पाथ ऐसे होता है, इस तरह से डायरेक्शन होगा। सिंस ये है तो सर्कुलेटरी करंट ऐसे फ्लो करेगा, और ये सर्कुलेटरी करंट बहुत डेंजरस होता है। इसी ट्रांसफार्मर का जो मोस्ट एसेंशियल कंडीशन होता है पैरेलल ऑपरेशन में, देखिए मैं दिखा रहा हूँ ये इस तरह के एरो में। तो ट्रांसफार्मर का जो मोस्ट एसेंशियल कंडीशन होता है उसमें क्या होता है, मस्ट कंडीशन होना चाहिए कि उसका पोलैरिटी सेम होना चाहिए। अगर पोलैरिटी सेम नहीं है तो सर्कुलेटरी करंट फ्लो करेगा, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है, अनबैलेंसिंग क्रिएट करता है और मोटर के वाइंडिंग्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, वोल्टेज प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे बाइंडिंग्स बर्न भी हो सकती है। तो क्या होना चाहिए कि वो प्राइमरी और सेकेंडरी इसमें सर्कुलेटरी करंट फ्लो होना चाहिए, और सिंस इसका जो इम्पैक्ट है वो ट्रांसफार्मर एक्शन से प्राइमरी में भी आएगा, तो सेकेंड ये जो सर्कुलेटरी करंट है वो प्राइमरी में भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो in both and primary and secondary winding of A and B as well as in the primary side of network. Next question है, two 10 kV 440 volt single phase transformer of rating 600 kVA and 350 kVA are connected in parallel to share a load of 800 kVA. 800 kVA का load share करता है. The reactance of the transformer referred to secondary side are 0.0198 and 0.0304, यानी दोनों ट्रांसफार्मर का दे दिया है। रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल है, जनरली हम लोग इंपीडेंस लेते हैं तो रेजिस्टेंस इसमें नेग्लेजिबल है, तो हम लोग रिएक्टेंस से सिर्फ लेंगे। द लोड शेयर बाय द टू ट्रांसफार्मर विल बी, अब दोनों ट्रांसफार्मर के द्वारा जो लोड शेयर किया जाएगा वो कैसा होगा, तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए सपोज करते हैं यहाँ पर कि हमारे पास टू ट्रांसफार्मर्स है जो कि पैरेलल में ऑपरेशन है, ठीक है। पहला जो ट्रांसफार्मर है उसको हम लोग ए कंसिडर करते हैं, दूसरा ट्रांसफार्मर है उसको हम लोग बी कंसिडर करते हैं। तो पहले के द्वारा जो लोड शेयर होगा वो एस ए होगा, और दूसरे के द्वारा जो लोड शेयर होगा वो एस बी होगा, ठीक है। पहले का हम लोग लीकेज इम्पीडेंस जो है वो जेड ए सेलेक्ट करते हैं, तो अब दो सिंस रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट किया गया है तो जेड ए की जगह पर हम लोग एक्स ए लेंगे, ठीक है, और दूसरे की जगह पर हम लोग लेंगे एक्स बी। तो इस तरह से हम लोग पैरेलल ऑपरेशन करते हैं। अब एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, देखिए अगर इम्पीडेंस जो शेयर होता है उसमें देखेंगे तो पहले ट्रांसफार्मर के द्वारा अगर एस ए है, सपोज ये स्मॉल ले लेते हैं, तो उसका जो लोड होगा वो जेड बी डिवाइडेड बाय वो बी के अकॉर्डिंग शेयर होगा, एस जेड ए प्लस जेड बी इंटू एस ऑफ लोड, यानी कि जो लोड का ये होगा, ठीक है। और दूसरा केस होगा अगर हम एस बी के द्वारा शेयर किया गया लेते हैं, तो वो हो जाएगा जेड ऑफ ए डिवाइडेड बाय जेड ए प्लस जेड बी इंटू एस, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो जो पहला केस है उसी केस में हम लोग लेते हैं। पहला केस क्या है, वैल्यूज को लिखते हैं। पहला केस में जो वैल्यूज है वो क्या क्या है, देखिए ट्रांसफार्मर 1 का 600 kVA है, ट्रांसफार्मर 2 का 350 kVA है, ठीक है। शेयरिंग लोड 800 kVA में, तो ये इसका रेटिंग दिया गया, रिएक्टेंसेस का वैल्यू दिया गया। तो अब पहले के द्वारा जो लोड शेयरिंग होगा वो क्या हो जाएगा, z ऑफ b। तो सिंस z ऑफ b में r नेग्लेक्टेड है तो x ऑफ b लेते, तो x ऑफ b क्या है हमारा 0.0304, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब ये मैग्नीट्यूड ले रहे हैं प्योरली, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जेड बी है ये, जेड ए हो जाएगा 0198 प्लस 0.0304 इंटू हमारा टोटल लोड शेयरिंग कितना है 800 kV है। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो एस ए का जो वैल्यू आता है वो कितना आता है 484.5 kVA। तो पहला लोड शेयरिंग ये हो गया। तो इन चारों ऑप्शन में आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ए ये है, लेकिन फर्दर हम लोग प्रोसीड करते हैं। एस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
जेड ऑफ ए फॉर्मूला है, तो जेड ऑफ ए यानी क्या है 0.0198 डिवाइडेड बाय 0.0198 प्लस 0.0304 इंटू जेड ऑफ बी, यानी कि हमारा लोडिंग है 800 kVA का, तो ये आएगा 315.5, यानी कि इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों अब हम लोग पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में देख लेते हैं कि इसको हमने कैसे डिराइव किया था इस फॉर्मूला को। तो हम लोग दो ट्रांसफार्मर ए और बी लिया था हमने, तो उसको देखते हैं। उसको हम लोग कॉमन सप्लाई से सप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉमन सप्लाई है प्राइमरी का। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला ट्रांसफार्मर, फिर ये हुआ हमारा दूसरा ट्रांसफार्मर। सिंस सप्लाई सेम है और टर्न्स रेशियो भी सेम है, तो सेकेंडरी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम आएगा। ये है ई ए, ये हमारा ई बी। बाद में हम लोग उसको इक्वेट करेंगे। इसमें हमारा दो इम्पिडेंस आएगा, एक हमारा आर ए है और एक है एक्स ए है। सिमिलरली आर बी हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर एक्स बी। ये दोनों कॉमन एक लोड शेयर करता है, तो ये हमारा लोड हो गया। ठीक है, ये लोड से कैसे कनेक्टेड होगा, यहाँ से ऐसे कनेक्टेड होगा और इसका वाइंडिंग इससे कनेक्टेड होगा। ठीक है, ये जब इसमें करंट फ्लो होगा वो आई बी और इसमें करंट फ्लो होगा वो आई ए, और ये हमारा हो गया वी एल या जेड एल। ठीक है, ये कॉमन वोल्टेज है। ठीक, अब यहाँ पर कॉमन सप्लाई है, टर्न्स रेशियो सेम लिया हमने, तो ये और ई बी इक्वल होगा। लेकिन पहले हम लोग इक्वेशन देखते हैं, पहला इक्वेशन इसमें और दूसरा इक्वेशन इस सर्किट में। तो इसका मतलब इसमें पहला इक्वेशन क्या आएगा, ई ए माइनस आई ए इंटू आर ए। अगर हम केवीएल लगाते हैं, इज इक्वल टू वी, वी एल यानी वी इज इक्वल टू, ये इसको और भी हम लिख सकते हैं, ई बी माइनस आई बी इंटू, सॉरी यहाँ पर आर नहीं होगा, जेड ई है, जेड ई ए नाम देते हैं या ए या ई ए नाम देते हैं। ठीक है, तो आई बी इंटू जेड ई बी। ठीक है, ये दोनों इक्वल होगा। अगर इसको हम लोग इक्वेट करें, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इसमें फाइनल इक्वेशन हमारा क्या आएगा, आई ए इंटू जेड ई ए इज इक्वल टू आई बी इंटू जेड ई बी। ठीक है, अब सिंस इसमें आप देखिए कि जो आई जो लोड करंट है उस सर्किट के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, आई ए प्लस आई बी, और हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया था। तो इसका मतलब है क्या कि अगर इसमें हम लोग पुट कर दे आई बी का वैल्यू को, तो आई ए प्लस आई बी को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, आई ए इंटू जेड ई, अभी हम लोग डिराइव किया था, डिवाइडेड बाय जेड ई बी। यानी कि आई ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई ए को लिख सकते हैं जेड ई बी डिवाइडेड बाय जेड ई ए प्लस जेड ई बी इंटू आई लोड। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अभी देखिए, अब इन दोनों साइड में अगर हम लोग वी लोड को अप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा एस ए होगा, क्योंकि वी लोड इंटू आई ए करंट एस ए हो गया। ये हमारा एस होगा नेट एस, तो ये फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया जो इसके पहले फॉर्मूला था। तो वाइस वर्सा हम लोग दूसरा फॉर्मूला को भी इस तरह से डिराइव कर सकते हैं। तो पैरेलल ऑपरेशन में इस तरह से लोड शेयरिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ए एंड बी with equal turn ratio है, have reactances of this one and this one referred to secondary। equal turn ratio में सेकेंडरी में ये रिएक्टेंसेस है। सिंस यहाँ पर रिएक्टेंसेस दिया है दोस्तों, क्योंकि इसमें हम लोग आर को जनरली नेगलेक्ट समझेंगे। when operated in parallel the load sharing of 100 kilowatt 8.8 power factor lag between transformer A and B ट्रांसफार्मर्स वुड रिस्पेक्टिवली। तो किस तरह से होगा, तो आप इसी तरह से फॉर्मूला देखिए। पहले ट्रांसफार्मर का एस ए है, तो एस ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस नेगलेक्टेड है, तो एक्स बी डिवाइडेड बाय एक्स ए प्लस एक्स बी इंटू एस लोड। तो अभी आप निकालिए, एक्स बी जो है वो कितना है 9J, तो 9 है डिवाइडेड बाय एक्स ए 3 प्लस एक्स बी 9 इंटू एस, एस यानी कि हमारा 100 किलोवाट। अब इसको हम लोग निकालेंगे तो ये आएगा कितना 75 किलोवाट। ठीक है, तो एस ए हमारा 75 किलोवाट है।
तो इस ऑप्शन से ये होगा, तो आप एस बी भी इसी तरह से निकाल लीजिएगा। उसी केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में एक्स ए हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा, उसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 25 आएगा। इसका मतलब है कि इसमें ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रांसफॉर्मर्स आर टू बी ऑपरेटेड इन पैरेलल सच दैट दे शेयर लोड इन प्रोपोर्शनल टू देयर केवीए रेटिंग। केवीए रेटिंग अकॉर्डिंग में वो लोड शेयर करता है। द रेटिंग ऑफ द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर इज 500 केवीए एंड इट्स पर यूनिट लीकेज इंपीडेंस इज 0.05 पर यूनिट। द रेटिंग ऑफ द सेकंड ट्रांसफॉर्मर इतना है, इट्स पर यूनिट लीकेज इंपीडेंस। देखिए ट्रांसफॉर्मर के दो डिजायरेबल कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन ये होता है कि अगर लोड शेयरिंग अगर उनके केवीए रेटिंग के प्रोपोर्शन में है तो उनका पर यूनिट जो हमारा इम्पीडेंस है उनके ओन बेस में, यानी कि पहला ट्रांसफार्मर के खुद के बेस में और दूसरे ट्रांसफार्मर के खुद के बेस में, ये दोनों के पर यूनिट इम्पीडेंस है वो इक्वल होंगे ऑन देयर ओन बेस। तो इसी केस में देखिए कि रेटिंग ऑफ फर्स्ट ट्रांसफार्मर में जो पर यूनिट लीकेज इम्पीडेंस है वो 0.05 है, तो कितना होगा सेकंड का, तो इजिली आप गेस कर सकते हो वो भी 0.05 होगा। पर यूनिट लीकेज इम्पीडेंस दोनों के इक्वल होंगे। ठीक है, देखिए ये कैसे डिराइव करते हैं हम लोग, पहले इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो आई ए जेड ई ए है वो होगा इक्वल आई बी इंटू जेड ई बी। ठीक है, तो उसके ओन बेस में अगर हम निकालें कि क्या होगा वैल्यू उसके ओन बेस में, तो उसके केस में हम लोग निकाल सकते हैं कि इजिली कि उसके ओन बेस में क्या हो सकता है वैल्यू। तो पर यूनिट इम्पीडेंस अगर देखा जाए जेड ई ए, अगर पर यूनिट पहला ए का निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो होगा जेड ई ए डिवाइडेड बाय जेड बेस। अच्छा, जेड ई ए डिवाइडेड बाय जेड बेस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस ई ए होगा। ठीक है, अगर हम लोग उसको ऊपर लेके जाएं तो ये क्या होगा, जेड ई ए डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर इंटू एस ई ए, ये होगा वैल्यू। अभी देखिए, अब जेड ई ए इंटू एस ई ए इसका वैल्यू तो इक्वल था जैसा हमने पहले डिराइव किया था, तो इसका मतलब है क्या, V भी कांस्टेंट है तो इसका मतलब V इक्वल होगा दोनों वोल्टेज के लिए। तो जेड ई ए पर यूनिट पहले केस में, ये जेड ई बी पर यूनिट हम लोग निकालेंगे अगर सिमिलरली, तो वो भी इक्वल होगा, है ना। वो जेड ई बी का क्या होगा पर यूनिट का, जेड ई बी इंटू एस ई बी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। अब ये सारे क्वांटिटीज इक्वल है, तो जेड ई ए पर यूनिट अगर हम निकालें पर यूनिट वैल्यू में, वो जेड ई बी पर यूनिट के इक्वल होगा। तो इस तरह से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0.05 पर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में आया है। ऑटो ट्रांसफार्मर कैन डू द फॉलोइंग, क्या कर सकता है, स्टेप अप कर सकता है वोल्टेज को, बिल्कुल सही, और स्टेप डाउन कर सकता है वोल्टेज को, ये भी बिल्कुल सही है। तो बोथ ए एंड बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर द पावर इज ट्रांसफर थ्रू, तो क्या होगा, कंडक्शन प्रोसेस और इंडक्शन प्रोसेस दोनों के थ्रू होता है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम लोग एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। उसमें एक जो वाइंडिंग होगा, एक पोर्शन ऑफ द वाइंडिंग होगा वो कंडक्टिवली लिंक होगा, यानी कि एक एक पोर्शन में वो इंडक्शन के थ्रू वोल्टेज ट्रांसफर होगा और दूसरे पोर्शन में वो कंडक्शन के थ्रू होगा। तो उससे क्या होगा कि सिंस कंडक्शन का भी एक पार्ट आ जाता है तो उसकी जो रेटिंग होती है वो बढ़ जाती है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर को हम लोग वोल्टेज को के केवीए को अगर स्टेप अप करना होता है तो दूसरे केस में हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ठीक है, तो कंडक्शन और इंडक्शन प्रोसेस दोनों से शुरू होता है। अब देखिए, टिपिकल ऑटो ट्रांसफार्मर है उसका कैसा आर्किटेक्चर होता है। एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम लोग एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें दो तरह की वाइंडिंग होती है, एक कंडक्शन वाइंडिंग होती है, एक स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर मैंने लिया है। तो ये अब सपोज ये प्राइमरी साइड में वी हाई वोल्टेज है। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये है हमारा इंडक्टिव जो पोर्शन है, और ये है कंडक्शन प्रोसेस पोर्शन है उस ऑटो ट्रांसफार्मर का। तो ये अगर आई एल है हमारा लोअर करंट, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी हम लोग लेते हैं हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज करके लेते हैं, करंट भी हम लोग हाई करंट और लो करंट लेते हैं। ये आई एच है, और इस डायरेक्शन में जो करंट होगा केसीएल लगा कर लाएंगे इसमें, तो हो जाएगा आई एच माइनस आई एल। ये जो वोल्टेज है ये हो जाएगा हमारा वी एल। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लेते हैं के दोस्तों, इसमें हमने यूज किया है।
उसको ऑलवेज हम लोग लेते हैं वी लो डिवाइडेड बाय वी हाई, उससे हम लोग डिराइव करते हैं। ठीक है, ठीक। तो ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर के जैसा यूज किया है। ठीक है हमने, तो इसका मतलब है क्या कि अब ये वाला जो पोर्शन है, सपोज कि ये हमने नाम दिया ए, ये यहाँ पर है बी और यहाँ पर है सी। तो ए जो एस है हमारे इंडक्शन के थ्रू जो जाता है ए बी, उसको हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं? उसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं वी एच माइनस वी एल इंटू आई एल। ये यहाँ पर वी एल वोल्टेज है, यहाँ पर वी एच वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज ए बी में हुआ क्या हो जाएगा? वी एच माइनस वी एल, ठीक है, इंटू आई एल। अब हम लोग अच्छा, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? इसका ये तो हमारा ए बी हो गया। अब हम लोग इसका रेशियो निकालते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन में कितना फ्रैक्शन हमारा के वी आता है। तो एस ए बी डिवाइडेड बाई ए करते हैं, एस करते हैं, तो ये आएगा वी एच माइनस वी एल इंटू आई एल डिवाइडेड बाई हमारा एस कितना हो जाएगा? एस हो जाएगा वी एच इंटू आई एल, है ना? यानी टोटल हमारा के वी कितना हो जाएगा? वी एच इंटू आई एल कैंसिल हो जाएगा। इसका जो रेशियो हो जाएगा वी एच से अगर डिवाइड कर दो, वन माइनस वी एल डिवाइड बाई वी एल डिवाइड बाई वी एच हमने के देखा है, तो ये हमारा वन माइनस के हो जाएगा। ये रेशियो क्या हो जाएगा? वन माइनस के, ऑलवेज याद रखिएगा। यानी वी जो इंडक्टेंस के थ्रू होगा, यानी ट्रांसफॉर्म वाला जो पोर्शन होगा, डिवाइडेड बाय हमारा जो टोटल के वी है, उसका रेशियो क्या हो जाएगा? वन माइनस के, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वन माइनस के। अब देखिए, अब हम लोग कंडक्शन के पोर्शन में अब हम लोग देखते हैं। तो जो हमारा एस जो बी सी है उस डायग्राम में, जो कि कंडक्शन का है, उसको हम लोग क्या लिखेंगे? टोटल एस के बी माइनस एस ट्रांसफॉर्म, यानी कि एस ए बी। अब एस एस जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं वी एल इंटू आई एच। सेकेंडरी साइड में लिख सकते हैं, सिंस के वी रेटिंग तो इक्वल होगा माइनस वी एल इंटू क्या था? वो था आई एच माइनस आई एल था। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आया क्या? वी एल इंटू आई एल आएगा। अब इसका रेशियो अगर एस से डिवाइड कर दे, वी बी सी डिवाइडेड बाई एस, तो वी एल इंटू आई एल डिवाइडेड बाई एस का वैल्यू क्या हो जाएगा? वी एल इंटू आई ऑफ एच। तो इसका हम लोग रेशियो निकालें तो इसका जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा? आई एल डिवाइड आई एच, यानी कि ये है के। तो जो कंडक्शन का जो रेशियो होगा वो होगा के फ्रैक्शन। अब ये याद रखिएगा, इसको हम लोग आगे वाले फॉर्मूलाज में यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द केवीए रेटिंग ऑफ एन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस व्हेन कंडक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर ड्यू टू, तब क्या हो जाएगा? तो कंडक्टिव लिंक प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में स्टेब्लिश हो जाता है, उसके लिए उसका रेटिंग बढ़ जाता है। एक फार्मूला तो दोस्तों, अगर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की का जो हम लोग पावर है, जो केवी रेटिंग, उसको हम लोग टू डब्ल्यू लिखते हैं, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का जो पावर का फॉर्मूला होता है वो कितने टाइम्स में बढ़ता है? वन डिवाइडेड वन माइनस के इंटू एस ऑफ टू वाइंडिंग। अब इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, इससे डिराइव हो जाएगा। तो इस तरह का है। द इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर ऑफ वोल्टेज इज वी वन बाई वी टू एंड वी वन इज ग्रेटर देन वी टू, यानी वी एच को हम लोग वी वन लेते हैं, वी एल को हम लोग वी टू लेते हैं। ठीक है, द फ्रैक्शन ऑफ पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली, इंडक्टिवली का हम लोग देखा था कि रेशियो क्या होता है? इंडक्टिवली का भी हम लोग फॉर्मूला देखा था, जो एस ए बी का पोर्शन देखा था डिवाइडेड बाय एस ए बी का जो पोर्शन देखा था डिवाइडेड बाय एस जो देखा था, वो क्या था इंडक्टिवली में? वो था वन माइनस के। ठीक है, यानी कि वन माइनस वी एल डिवाइडेड बाय वी एच, यानी कि उसको ऊपर लेके जाएंगे हम लोग, तो वी एच माइनस वी एल डिवाइडेड बाय वी ऑफ एच। इसमें जो वी एच है हमने किसको कंसिडर किया? वी वन को कंसिडर किया है, तो ये क्या हो जाएगा? वी वन माइनस वी टू डिवाइडेड बाय वी वन, यानी कि डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। A 100 VA 120 by 12 transformer is to be connected so as to form a step up transformer. The primary voltage of 120 volt है, is applied to transformer. What is the secondary voltage of the transformer? तो इसका मतलब इसको रिकनेक्ट किया गया है, तो क्या हो जाएगा? इस तरह से कनेक्ट किया जाएगा। 120 वोल्ट यहाँ आएगा, ये यहाँ पर कॉमन वाइंडिंग होगी, और 12 वोल्ट इसके ऊपर रिकनेक्ट किया जाएगा। तो इसका जो सम हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? 132 वोल्ट। तो इसका सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा? 132 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सिंगल फेज 10 kVA 200 by 2000 by 200 volt 50 hertz transformer is connected to form an auto transformer as shown in the figure. What are the values of V1 and I2? V1 और I2 का वैल्यू क्या आ जाएगा?
तो V1 और I2 का वैल्यू क्या होगा इसमें? देखिए दोस्तों, इसमें जो डॉट कन्वेंशन दिया है इसके अकॉर्डिंग, ये जो डॉट कन्वेंशन है इसमें ये सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में है, ठीक है। तो अगर 2000 वोल्ट यहाँ पर सेकेंडरी में दिया गया है तो इसका मतलब इसका जो प्राइमरी में वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, 2000 माइनस 200 वोल्ट, क्योंकि दोनों का रेशियो तो ये इंडिविजुअल होगा टर्न्स का, उसको रिकनेक्ट किया गया है। तो इसका मतलब है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, 1800 वोल्ट हो जाएगा V1। यही देखते हैं आगे। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज जाएगा 1800 वोल्ट हो जाएगा V1। तो अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से देखते हैं कि V1 बाई V2 इज इक्वल टू I2 बाई I1 होगा, है ना। इसका मतलब है V1 का जो वैल्यू इसमें है उसको हम लोग I2, अब हम लोग I2 का वैल्यू को इसमें रखते हैं तो I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इंटू I1 इंटू 50 दिया हुआ वैल्यू 1800 दिया है, डिवाइडेड बाय ये 2000 है हमारा सेकेंडरी लोड का वोल्टेज। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा 45। तो इसका मतलब है क्या कि डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 kVA 3300 टू 230 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को रिकनेक्ट किया गया एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर। द नॉमिनल रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, तो हमने बताया था आपको फॉर्मूला कि ऑटो ट्रांसफार्मर का रेटिंग 1 माइनस के होगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस के इंटू एस ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो अब हम लोग के का वैल्यू इसमें निकालते हैं। तो अब हम लोग इसमें के का वैल्यू कैसे निकालें, देखिए इसमें जो दिया हुआ है समेशन वी आउटपुट उसमें टर्न्स रेशियो के हिसाब से होगा। तो के निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग वी आउटपुट निकालते हैं, यानी कि हाई वोल्टेज के साइड का आउटपुट निकालते हैं। तो ये 3300 प्राइमरी साइड में दिया है, प्लस इसका जो टर्न्स रेशियो के हिसाब से 230 वोल्ट है यहाँ पर 230, अगर इसको आप ऐड कीजिएगा तो 3530 आएगा। ये हमारा सेकेंडरी का वोल्टेज है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग टर्न्स रेशियो निकालते हैं। टर्न्स रेशियो निकालते हैं। तो टर्न्स रेशियो निकालने के लिए इसका क्या करेंगे हम लोग, अब डिवाइड करेंगे। इसका लो वोल्टेज क्या है 3300 है, तो लो वोल्टेज आ गया हमारा वी इनपुट 3300 डिवाइडेड बाय ये क्या आएगा 3530 अभी हमने निकाला है। तो इसका हम लोग रेशियो निकाले तो आएगा ये 0.9348। तो के का वैल्यू दे दिया गया, तो एस ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर में निकालते 1 डिवाइडेड 1 माइनस 0.9348 इंटू ये हमारा जो के टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का रेटिंग है वो कितना है 50 kVA। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो ये आएगा 767.4, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पावर ट्रांसफर कंडक्टिवली फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर हैविंग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के दे दिया है हमारा 0.8। कंडक्टिवली का जो रेशियो था दोस्तों वो क्या था, के टाइम्स हो जाता है अगर कंडक्टिवली हम लोग लेते हैं डिवाइडेड बाय टोटल केवीए का। तो ऐसी कंडक्टिवली क्या हो जाएगा 0.8 इंटू उसका जो लोड है वो कितना है, वो 3 kV है। इसका मतलब है ये आएगा 2.4 kV, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पावर ट्रांसमिटेड इंडक्टिवली इन ट्रांसफार्मर। इंडक्टिवली देखना है, लोड इतना है 161 एंड अप्लाइड प्राइमरी वोल्टेज 230 है, तो हम लोग सिंपली इसमें के निकालना है। तो 161 डिवाइडेड बाय अप्लाइड प्राइमरी वोल्टेज 230 है, इसका जो रेशियो है उसको हम लोग निकालेंगे तो वो आएगा 0.7। तो इंडक्टिवली के केस में क्या था दोस्तों 1 माइनस के टाइम्स एस था, यानी कि 1 माइनस 0.7 टाइम्स एस है। एस यानी कितना है, एस हमारा है एस टाइम्स, तो ये आ गया 0.3 इंटू एस टाइम्स, यानी कि एस का 30% होगा ये। तो इसका मतलब 30% ऑफ द इनपुट, यानी मेजरली जो होता है वो कंडक्टिवली जो लिंक होता है उसके थ्रू होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कोशिश कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।